तो चलिए बात करते हैं डेप्रिसिएशन मेथड्स की। डेप्रिसिएशन मेथड आपको मालूम है अलग अलग होते हैं, तो हम ऐसा मेथड यूज करें कि वो उसी पैटर्न में डेप्रिसिएशन दिखाए जिस पैटर्न में हम फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहे हैं। जो भी हमें लग रहा है कि हम फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट लेंगे उसी पैटर्न में डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। डेप्रिसिएशन के मेथड में तीन मेथड बोला गया है: स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग मतलब डब्ल्यूडीवी मेथड है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से हर साल एक जैसा ही डेप्रिसिएशन आता है और डिमिनिशिंग में शुरू में डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है, बाद में कम होता चला जाता है और ये आउटपुट के बेस पर होता है। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। तो वैरायटी ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड यूज किए जा सकते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के लिए लाइफ सिस्टमेटिक बेसिस पर। ये मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग मतलब डब्ल्यूडीवी मेथड है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है। ये तीन ही मेथड है, बाकी के और बहुत सारे मेथड होते हैं वो नहीं है यहाँ। ठीक है, तो ये तीन मेथड है। एंटरप्राइज सेलेक्ट करती है मेथड जो ज्यादा सही तरीके से पैटर्न से मैच करता है जो हमारी कंजम्पशन हो रही है। सपोज हमारा मोर और लेस हर साल एक जैसा यूज होती है मशीन या जो भी एसेट है, एक जैसी यूज होती है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड ना। और डब्ल्यूडीवी मेथड इसीलिए अच्छा माना जाता है कि इसमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट धीरे धीरे कम होती है और आने वाले साल में जैसे जैसे हमारी एसेट पुरानी होती जाती है तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता चला जाता है और नई एसेट पे रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा कम होता है। तो डब्ल्यूडीवी मेथड में शुरू के साल में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगता है, बाद में कम, क्योंकि शुरू में रिपेयर कम होती है, बाद में ज्यादा। तो एनुअली कलेक्टिवली अगर हम टोटल करें रिपेयर और डेप्रिसिएशन तो हर साल लगभग सेम अमाउंट आती है, इसलिए डब्ल्यूडीवी ज्यादा यूज होता है और ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब जो भी मेथड लगाएं वो कंसिस्टेंटली लगाएं हर साल, अनलेस कोई हमारा पैटर्न में चेंजेस है, कंजम्पशन या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के पैटर्न में चेंजेस आती है और हमें नया मेथड ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। अदरवाइज हम जो मेथड यूज कर रहे हैं उसे लगातार यूज करते रहेंगे। डेप्रिसिएशन मेथड बेस्ड ऑन रेवेन्यू। तो डेप्रिसिएशन मेथड दैट इज बेस्ड ऑन रेवेन्यू दैट इज जनरेटेड बाय एन एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स द यूज ऑफ असेट इज नॉट एप्रोप्रिएट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 सीधा सीधा मना करता है कि सेल्स के रेशो में आपको डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। The revenue generated by activity that includes the use of asset generally reflect factor other than the consumption of the economic benefit of the asset। ये कहना चाह रहे हैं कि सेल्स और प्रोडक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रोडक्शन अलग होती है, सेल्स अलग होती है। सेल में तो कई बार क्या होता है, सीजन होता है, कई बार आप डिस्काउंट देते हैं, ज्यादा सेल होती है। आप कई बार प्रोडक्शन करते रहते हैं, सेल नहीं होती है और फिर एक दो साल के बाद बूम आता है मार्केट में, तो पुराना एक दो साल पुराना माल भी सारा निकल जाता है। तो प्रोडक्शन अलग चीज है और सेल्स अलग है। तो सेल्स के रेशो में ऐसा मेथड मत यूज करिए जो सेल्स के रेवेन्यू के रेशो में आपका डेप्रिसिएशन लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, रेवेन्यू इज अफेक्टेड बाय अदर इनपुट and processes, selling activities and changes in sales volume and prices। आप जिस साल एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं उस साल सेल ज्यादा हो जाती है, जहां डिस्काउंट ज्यादा देते हैं सेल ज्यादा होती है। तो सेल के लिए अलग चीजें जिम्मेदार है। The price component of revenue may be affected by inflation which have no bearing upon the which the asset is consumed। हर साल एक जितनी यूनिट है तो भी सेल प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ता है, टोटल सेल बढ़ती जाती है, इसलिए सेल के रेशो में डेप्रिसिएशन लगाना ठीक नहीं है। Illustration number 20, advise the firm in respect of the followings। The firm want to charge depreciation as per straight line method for plant 1 and as per written down value method for plant 2। इसके बारे में हमें क्या बताना। दूसरा, प्लांट थर्ड एक नया मशीन है जो डेप्रिसिएशन हम उस पर स्ट्रेट लाइन लगाना चाहते हैं, जबकि एग्जिस्टिंग मशीन डब्ल्यूडीवी के हिसाब से लग रही है। देखिए, पहली बात तो ये कि आप अनटिल अनलेस बिल्कुल ही अलग है
तो वो बात अलग है, बिल्कुल ही नेचर असेट का अलग है, पैटर्न अलग है, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने का पैटर्न अलग है, तो बात अलग है, अदरवाइज सब पे एक जैसा मेथड होना है। So in both cases, firm can adopt the above stated policy. This is based on the assumption that the nature of different plant and machinery are such that different method of depreciation are appropriate. जो मैंने कहा, अलग अलग असेट पर अलग अलग डेप्रिसिएशन मेथड हो सकता है, बट आपको ये बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा, थोड़े रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे कि भाई ऐसा है कि जो पैटर्न है, इकोनॉमिक बेनिफिट है, अलग अलग मशीन का अलग अलग है। ऐसा नहीं हो सकता एक जैसी मशीन है, एक जैसा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आप डेप्रिसिएशन अलग अलग लगाएं तो वो चलेगा नहीं, वो अलाउ नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 21, एनटीडी बी मैन्युफैक्चर्स industrial chemical and uses blending machine in the production process. The output of the blending machine is consistent from year to year and they can be used for different products. However, maintenance cost increase from year to year and a new generation of machine with significant improvement over existing machine is available every 5 years. Suggest the depreciation method to the management. आउटपुट तो हर साल एक जैसा है, लेकिन हमारा रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता चला जाता है और हम हर 5 साल में नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ जाती है, तो उम्मीद है कि हर 5 साल में हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड अपनाया जा सकता है क्योंकि ये कंजम्पशन पर ज्यादा फोकस कर रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि कंजम्पशन आपकी जिस पैटर्न में है, जिस पैटर्न में आप असेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पैटर्न में आप डेप्रिसिएशन लगाए। फैक्टर्स सच एज मेंटेनेंस कॉस्ट और टेक्निकल ऑब्सोलेंस शुड बी कंसीडर्ड इन डिटरमाइन द ब्लेंडिंग मशीन यूजफुल लाइफ। तो हम यूजफुल लाइफ के बारे में सोच सकते हैं कि भैया हम कितने साल तक इस असेट को इस्तेमाल करेंगे। रिव्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। आप जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसमें रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ दोनों का यूज होता है, तो आप उन दोनों का ध्यान रखें। रेजिडुअल वैल्यू एंड द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट एट ईच ईयर एंड, और एक्सपेक्टेड अगर कोई डिफरेंस है तो उसको हम फ्यूचर के सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, फ्यूचर के सब ईयर में ले भी लेंगे और इस साल चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाएगा एज पर AS5। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 22, एंटिटी ए ने परचेज किया एक असेट 1 जनवरी 13 को 1 लाख में, और असेट का यूजफुल लाइफ 10 साल है, रेजिडुअल वैल्यू नील है, तो कितना डेप्रिसिएशन लगा रहे होंगे ये हर साल? 10 साल के लिए सोचा है, और रेजिडुअल वैल्यू नील है, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, तो हर साल ये 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाते होंगे, है ना। 1 जनवरी 2016 को 17 को रिव्यू किया डायरेक्टर ने एस्टिमेटेड लाइफ, और उन्होंने डिसाइड किया है कि इसको 4 साल के लिए और यूज किया जा सकता है। तो साल कितने हुए अभी? 4 साल ही हुए ना। 1 जनवरी 2014, 15, 16, 17, 4 साल हुए। 4 साल के बाद कायदे से 6 साल बची है लाइफ। शुरू में हमने 10 साल सोचा था, 4 साल हो गए, तो लाइफ कितनी बची है? 6 साल। लेकिन अब हमें लग रहा है 4 साल ही हम यूजफुल लाइफ है इसकी। तो हमें बताना है डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। तो शुरू के 4 साल, शुरू का जो 2013, 14, 15, 16, 4 साल तो हम लोग 10,000 का डिप्रिसिएशन लगाते हुए 40,000 का डिप्रिसिएशन लगा देंगे, तो इसकी WDV कितनी आ रही होगी? 60,000। अब लाइफ 4 साल है, तो अब हम 15,000 का डिप्रिसिएशन लगाना शुरू कर देंगे हर साल। तो पहले हम लगाते थे 10,000 और अब लगाना शुरू कर देंगे 15,000 रुपए। कोई डाउट है इसमें? समझ में आता है? चेंज इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग रीस्टोरेशन अदर लाइबिलिटी। जब हम असेट खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर उसको हम डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन या अदर लाइबिलिटी होगी वो आज ही लिख लेते हैं। एंट्री मैंने बताया था सर, डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन वगैरह हम लिख देंगे और उस हिसाब से चलेंगे। तो अगर इसमें चेंज है तो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट में जोड़ते हैं।
तो प्राइस एडजस्टमेंट है, चेंज इन लाइबिलिटी है, चेंजेस इन ड्यूटी है, या चेंजेस इन इनिशियल एस्टिमेट है, और इसी टाइप के और कोई फैक्टर है तो हमें उसको भी देखना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना है, इफ द रिलेटेड एसेट इज मेजर्ड यूजिंग द कॉस्ट मॉडल, अगर कॉस्ट मॉडल है तो जो भी चेंजेस होंगी उसे हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा, है ना। द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ asset शुड नॉट exceed its carrying amount. If a decrease in liability exceed the carrying amount, तो हमें उस एक्सेस को P&L में डालना पड़ेगा। वो ये कि अगर मान लिया हमारी एसेट है इस समय 40,000 की, और इसमें हमने सोचा था कि भैया 40,000 हमारा डीकमीशनिंग का एक्सपेंसेस होगा, बाद में खर्चा होगा। अब हमें लग रहा है वो जीरो हो जाएगा, या हमारा 50,000 सोचा था। मतलब अगर हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है और उससे हमारी कैरिंग अमाउंट से भी ज्यादा रिड्यूस हो रही है, तो कैरिंग अमाउंट से ज्यादा तो आप कर नहीं पाएंगे, जो भी डिफरेंस होगा उसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इफ द एडजस्टमेंट रिजल्ट इन एडिशन टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, अगर हम कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि जो कैरिंग अमाउंट है वो हमारी रिकवर फ्यूचर में हो पाएगी या नहीं, उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट लॉस का ध्यान रखना पड़ेगा जो AS 28 के हिसाब से होगा। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। सी लिमिटेड ने एक कंप्यूटर खरीदा है और 1,50,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा है, जिसकी पेमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं ये, 1,00,000 रुपए और 50,000 रुपए। एक्विजिशन 1,50,000 लिख लिया हमने, क्योंकि हम पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, लेकिन एसेट तो 1,50,000 की एक बार में लिखेंगे, और जो पेमेंट नहीं कर रहा है वो क्रेडिटर की तरह, लाइबिलिटी की तरह हमारा अमाउंट दिखाई देगा। ये तो इन्होंने ठीक किया है ना। लेकिन जब बाद में हमने पेमेंट करी, होता है ना कई बार कि जब पेमेंट एक्चुअल में फाइनल सेटलमेंट करने लगते हैं तो हम कहते हैं अरे कुछ अमाउंट छोड़ दो, हमने 40,000 रुपए दिए 50,000 की जगह, तो 10,000 रुपए का जो रिबेट मिला है इसको इन्होंने इनकम मान लिया। अब देखो असेट की कॉस्ट कितनी मानी हमने, 150, तो डेप्रिसिएशन 150 के हिसाब से लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो असेट कितने की खरीदी हमने, 140। तो इन्होंने कहा 10,000 रुपए हमने कॉस्ट में से लेस नहीं करा है, 10,000 रुपए हमने इनकम मान लिया और P&L में डाल दिया। तो हमें बताना है क्या ये ठीक है या नहीं है। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इनकम नहीं है, हमने इसे असेट की कॉस्ट में डाल रखा है। और अगर हम कम पेमेंट कर रहे हैं, कोई लायबिलिटी में कमी आती है, तो हमें उसको कॉस्ट में एडजस्ट करना चाहिए। तो हमें कॉस्ट में 10,000 कम करना चाहिए, ना कि इसे P&L में ट्रांसफर करना चाहिए। ये बात समझ में आती है। If the related asset is measured using the revaluation model, the change in liability after the revaluation surplus or deficit previously recognized, तो decrease in the liability credited directly to the revaluation surplus। मतलब अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो और प्रॉफिट हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है एसेट की, है ना। जो भी एडजस्टमेंट है ये कह रखा है कि हम कहां पर करेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्योंकि जब रिवैल्यूएशन होता है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाते हैं ना, तो उसमें एडजस्ट कर लो, है ना, ये बोल रखा है। और एक्सेप्शन है, शुड बी रिकॉग्नाइज इन द P&L। जितना रिवर्सल है वही हमने जो एक पूरा सीखा था ना, पहले साल हमने डाउन कर दिया तो P&L में डाल दिया, पहले साल अप कर दिया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दिया, फिर अगले साल रिवर्स हो रहा है तो वापस से वो उतना अमाउंट करते हैं, तो उसी हिसाब से चलना है, यहाँ पर ये बता रखा है, ठीक है। इंक्रीज इन द लाइबिलिटी उसको हमें P&L में डालना, एक्सेप्ट वही है पहले रिवैल्यूएशन कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। A change in the liability is an indication that the asset may have to be revalued in order to ensure that carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the balance sheet date। ध्यान रखना है ये हमें, ज्यादा ना हो, ठीक है। What happens if the related asset has reached the end of its useful life? अगर asset की लाइफ ही खत्म हो गई है तो क्या होगा, तो जो भी चेंजेस हैं उसे सबको P&L में डालते रहेंगे, क्योंकि एसेट की लाइफ तो खत्म हो गई, हम उसका कुछ कर तो रहे नहीं है, चाहे वो रिवैल्यूएशन मॉडल हो चाहे
कॉस्ट मॉडल हो। तो इम्पेयरमेंट लॉस होगा तो AS 28 के हिसाब से करेंगे, और कोई भी जो हमारे का डिफरेंस आएगा वो सब AS 10 के हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। इम्पेयरमेंट के लिए अलग से हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 है, वो अभी हमें पढ़ना है, AS 28, और उसमें इम्पेयरमेंट लॉस को P&L में ट्रांसफर करने को बोला गया है। Compensation from third party for item of PP that were impaired, lost or given up should be included in statement of P&L। जब भी हमें कंपनसेशन मिलेगी, मान लिया हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है किसी एसेट की वैल्यू कम होने पर, तो इंश्योरेंस क्लेम कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट, ये बता रखा है। अगर हम कोई भी एसेट को बेचेंगे तो आइटम ऑफ पीपी रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, मतलब हमने यूज करना बंद किया है, एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, मतलब बेचने के लिए हम तैयार है, हमने रखा है, जैसे ही बिकेगी एसेट हम बेच देंगे, तो उसको हमें किस वैल्यू पर दिखाना चाहिए? लोअर ऑफ द कैरिंग अमाउंट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जैसे स्टॉक होता है, स्टॉक हमारे पास होता है अवेलेबल, बिकने के लिए तैयार होता है ना। स्टॉक क्या है? जैसे कोई ग्राहक आएगा हम बेच देंगे, तो ऐसी हमारी एसेट है जस्ट लाइक स्टॉक, तो इसे भी कैरिंग अमाउंट मतलब WDV बुक वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू, जो भी कम है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम है उस पर हम लिखेंगे, और अगर कम होने की वजह से लॉस हो रहा है तो उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 24, WDV 8.5 लाख है, ड्यूरिंग द ईयर हमने उसको यूज ना करने के लिए डिस्कार्ड कर दिया, वो अब हमारे काम की एसेट नहीं है। डेप्रीशिएशन 1,30,000 है, लेकिन ईयर एंड में इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 3.5 लाख। तो हमें कैसे इसे प्रेजेंट करना है? तो देखो, एक तो ये तय है कि इसे 3.5 लाख में दिखाना है, और 5 लाख रुपए हमने डेप्रीशिएशन लगाना है, चाहे उसमें हम 1,30,000 डेप्रीशिएशन और बाकी लॉस ट्रांसफर करें, लेकिन बैलेंस शीट में कितने की एसेट आएगी? 3.5 लाख की। तो इस साल का लॉस कितना आएगा P&L में? 5 लाख रुपए ना, क्योंकि एसेट हमारी यूज करने के लिए नहीं है, तो इसे WDV कितनी बैठेगी? 850 माइनस 130, 8,50,000, और 1,30,000 का हम डेप्रीशिएशन लगाना चाहते हैं नॉर्मली, है ना, तो 7,20,000। ये क्या? WDV या एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो भी कम हो तो 3.5 लाख पे ही वैल्यू करना, बाकी का सब कहां जाएगा? P&L में। डी रिकॉग्निशन, तो आप WDV को कब जीरो कर देंगे? हटा देंगे जब आप उसे बेचेंगे, है ना, चाहे उसको फाइनेंस लीज में लाए, डोनेट कर दें, और या आपको लगेगी इसको बेचने से भी कुछ नहीं मिलेगा, तो आप उसे हटा दीजिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करें? डी रिकॉग्निशन, मतलब हटाने से प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसको कहां डालेंगे? P&L अकाउंट में, ठीक है। सेलिंग प्राइस में से क्या लेस करोगे? सेलिंग प्राइस में से WDV लेस करोगे, और जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसे कहां डालोगे? P&L अकाउंट। एक्सेप्शन क्या है कि अगर एन एंटरप्राइज दैट इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी रूटीनली सेल करती है PP जो रेंटल के लिए रखा है, दूसरों को रेंट देती है और फिर बाद में बेच देती है ना, तो शुड ट्रांसफर सच एसेट टू इन्वेंटरीज, should transfer such asset to inventory at their carrying amount when they cease to be rented and become held for sale। ये क्या रखा? मान लिया हम कोई चीज रेंटल बेसिस पे देते हैं, जैसे जनरेटर हम किराए पे देते हैं, तो जब वो एक्टिव यूज से हट जाते हैं और उसको बेचने के लिए तैयार करते हैं तो उसे स्टॉक में ऐड कर दो, क्योंकि आपका रूटीन बिजनेस यही है। लेकिन अगर आपका रूटीन बिजनेस ये नहीं है और कोई और प्लांट एंड मशीनरी PP है, प्लांट कोई ऐसा नॉर्मल वो चीज नहीं है जो नॉर्मल फीचर है, तो उसको आप क्या करेंगे? जैसा हमने पहले करा कि भैया उसको डिफरेंस को P&L में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन जहां रेंटल पर हम देते हैं और नॉर्मल फीचर है तो वहां से जितनी भी एसेट यूज करनी है वो रेंटल पे देना बंद कर देंगे, तो उसे स्टॉक में ट्रांसफर कर देंगे, गुड्स में ट्रांसफर कर देंगे, और जो भी सेल होगी उसे सेल माना जाएगा।
ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे सेल लिखते थे ना, तो वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माना जाएगा, ठीक है, ना कि अदर रिवेन्यू। AS9 भी हमने पढ़ना है रिवेन्यू रिकॉग्निशन पर, तो उसमें बताया हमें ये पता होता है कि हम रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करें, तो लिखा AS9 के हिसाब से रिकॉग्नाइज करें। इलस्ट्रेशन नंबर 25, डी लिमिटेड ने परचेज किया है मशीन 1,50,000 रुपीज में कुछ साल पहले। इसका रिवैल्यूएशन हुआ था 2 साल पहले और 75,000 रुपीज हमने ऐड कर दिए थे और उस 75,000 को रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था। इस समय हमारी कैरिंग अमाउंट मतलब WDV है 95,000 और इसे हमने बेचने के लिए रखा है। इट हैज बीन सोल्ड फॉर 1,05,000 नाउ, हमने 1,05,000 में बेच दिया है। तो हमें बताना प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा जो P&L में जाएगा। देखो एक तो हमने जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर रखा है, अब जब हम बेचते हैं तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस P&L में ट्रांसफर हो जाता है। बिना P&L के सीधा उसमें ये लिखा था कि भाई हम शेयर होल्डर्स फंड में लिखते हैं, तो बिना P&L के रूट के भी उसे सीधा मतलब P&L एप्रोप्रिएशन में ऐड कर सकते हैं या जनरल रिजर्व में। और ये जो हमारा कैरिंग अमाउंट है 95 और 1,05,000, 10,000 का प्रॉफिट ये भी हमारा P&L में ही जाएगा। तो जो 95,000 का WDV है इस समय और सेलिंग प्राइस हमारा 1,05,000 का है, तो 10,000 रुपए का गेन तो ये तो P&L में जाएगा ही जाएगा। लेकिन जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है 75,000, वो भी हमारा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट ही है वो भी हमारा। तो टोटल मिलाकर 85,000 रुपीज का इस साल का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 26, WDV है 50 लाख, ई लिमिटेड के पास एक असेट है, इसको रिवैल्यूएशन किया और हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व में 30 लाख रुपीस डाल दिए, मतलब 80 लाख में वैल्यू कर दिया। वो रिवैल्यूएशन रिजर्व अभी भी दिखाई दे रहा है। नाउ द असेट हैज बीन सोल्ड फॉर 15 लाख। अब देखो हमारी जो WDV थी वो कितनी थी, 50, है ना, और इसमें हमने 30 लाख रुपए बढ़ा रखे थे ऑलरेडी। ये लिखा है कंपनी हैज एन एसेट और 50 लाख है, इट हैड बीन रीवैल्यूड अपवर्ड बाय क्रिएटिंग, मतलब वो हम पहले कर चुके हैं। तो आज की डेट में हमारा 50 लाख का WDV है, लेकिन उसे बेच रहे हैं 15 लाख, तो लॉस कितना हो रहा है, 35 लाख का लॉस हो रहा है। अब 35 लाख का लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में 30 लाख है उससे सेट ऑफ करो, बाकी का लॉस P&L में ट्रांसफर करो, ठीक है। तो हम कितना ट्रांसफर कर देंगे P&L में, 5 लाख रुपए, क्योंकि 35 लाख का लॉस है और ये लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व एक प्रॉफिट है, हमने पहले प्रॉफिट बनाया, वो गलत बनाया। इसका मतलब देखो हमारी जो असेट थी वो थी 20 लाख की, हमने उसमें 30 लाख ऐड कर दिया रिवैल्यूएशन रिजर्व और उसकी बुक वैल्यू हमने क्या बना दी, 50 लाख। लेकिन आज इसका सेलिंग प्राइस है 15 लाख, इसका मतलब ये गलत बनाया हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद भी हमारी 20 लाख की एसेट है, बिक रही है 15 लाख की, तो 5 लाख का लॉस P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 27, एफ लिमिटेड डेप्रिसिएशन लगाते हैं 20% WDV। करंट ईयर में न्यू एसेट खरीदी है which will work as a part of the existing plant. However, the life of this machine is expected to be only 4 years. So the company wants to charge depreciation as per 4-year SLM method. तो क्या ये अलाउड है? देखिए इसकी लाइफ ही 4 साल है, अगर 20% के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो वो तो बहुत साल चलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी एग्जिस्टिंग मशीन का हिस्सा है, तो अगर ये मेजर पार्ट है अलग से यूज हो सकता है, या बहुत ही मेजर है तो आप अलग से लगाएं, और अगर नॉमिनल है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मटेरियल प्राइस नहीं है, तो उसमें ऐड करा जा सकता है। तो यस, एज पर AS10 इसको अलग से चार्ज किया जा सकता है और नॉर्मल एग्जिस्टिंग मशीन को 20% से कर सकते हैं। हाउएवर आपको इसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि हमने ऐसा काम किया है, और ये भी बताना पड़ेगा कि वो जो डेप्रिसिएशन इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो एक सेपरेट आइडेंटिटी है, सेपरेट उसकी लाइफ है ना, ये आपको बताना पड़ेगा। डिस्क्लोजर आपको क्या बताना पड़ेगा, हर PPE की क्लास के लिए क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रहेगी, जनरल डिस्क्लोजर, कि आपको बताना पड़ेगा आप कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं या रिवैल्यूएशन मॉडल, और डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड यूज करते हैं आप,
यूजफुल लाइफ कितनी है, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, और अगर आपका कोई भी चेंजेस होता है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। ग्रोस कैरिंग अमाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द बिगिनिंग, एट द एंड सब बताना पड़ेगा, सो दैट एट द एंड हम नेट वैल्यू भी निकाल पाए। रिकॉन्सिलेशन करना पड़ेगा, साल के शुरू में क्या वैल्यू थी, कितनी खरीदी, कितनी डिस्कार्ड करी, कितना डेप्रिसिएशन, कितनी क्लोजिंग है, ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट लॉस कितना था, इम्पेयरमेंट लॉस कितना रिवर्स करा है, कितना इंक्रीज डिक्रीज रिवैल्यूएशन से हुआ, कितना डेप्रिसिएशन, कितना एक्सचेंज की वैल्यू से डिफरेंस आया, तो सारी चीजें प्लस माइनस करके आपको एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाकर बताना पड़ेगा कि साल के शुरू में वैल्यू और साल के एंड में वैल्यू का बीच में चेंजेस क्यों क्यों आ रहे हैं और क्या क्या है। एडिशनल डिस्क्लोजर जो रहेंगी वो ये, द एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल एंड पीपी प्लेस्ड एज ए सिक्योरिटी एंड लाइबिलिटी। आपके कोई अगर कोई एसेट आपके पास है लेकिन आपके पास रेस्ट्रिक्शन है टाइटल से रिकॉर्ड, मतलब आप बेच नहीं सकते या उसको यूज कैसे कर सकते हैं वो बताना पड़ेगा। अगर आपने अपनी पीपीई को एज ए सिक्योरिटी प्लेज कर रखा है किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट में तो वो बताना पड़ेगा। अगर कोई आपने खर्चा किया है कंस्ट्रक्शन के दौरान, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ, हमने खुद कंस्ट्रक्शन करके किसी एसेट में ऐड करी है वैल्यू तो वो बतानी पड़ेगी। कोई हमारी कमिटमेंट है पीपी से रिलेटेड तो वो बताने पड़ेंगे, इंस्टॉलमेंट देना है तो। और कोई कंपनसेशन वगैरह मिला है किसी एसेट के खराब होने पे या देने की वजह से तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। और अगर आपने कोई यूज करना बंद कर दिया है, डिस्पोजल के लिए हटाया, तो आपको उसकी अमाउंट भी बतानी पड़ेगी। डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू रीवैल्यूड एसेट्स, तो आपको आइटम पीपीई की बतानी पड़ेगी रीवैल्यूड अमाउंट में कि कब रिवैल्यूएशन किया आपने, और वो वैल्यूअर कैसे था, वैल्यूएशन कैसे हुआ, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर था यानी मेथड कौन सा अपनाया गया फेयर वैल्यू निकालने के लिए। द एक्सटेंट टू विच फेयर वैल्यू ऑफ द असेट वो डिटरमाइन डायरेक्टली, और रेफरेंस एक्टिव मार्केट है या नहीं, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है या नहीं, और रीवैल्यूएशन जो सरप्लस हुआ उसका हमने क्या करा, उसका बैलेंस हमने कहां पर ट्रांसफर किया, ये सारी चीजें हमें। ट्रांजिशनल प्रोविजंस, previously recognized revenue expenditure when an entity has in past recognized an expenditure in the P&L जो पीपी का पार्ट होना चाहिए था, तो वो क्या करेंगे उसके लिए, तो उसको तो हमें पुरानी डेट से ही डालना पड़ेगा। मतलब पुरानी कोई गलती कर दी हमने, कोई हमने एसेट एक्वायर करी लेकिन गलती से पीएनएल में डाल दिया 2-3 साल पहले, तो देखेंगे 2-3 साल पहले उसकी वैल्यू थी, उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। कॉस्ट मॉडल है तो, रिवैल्यूएशन मॉडल है तो उसकी आज की फेयर वैल्यू, और वो वैल्यू हम डालेंगे और डिफरेंस को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, नेट ऑफ टैक्स। पीपी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ असेट, अगर एक असेट दिया और दूसरा असेट लिया तो क्या करेंगे। द रिक्वायरमेंट ऑफ AS10 regarding the initial measurement of an item of PP acquired in an exchange of asset transaction should be applied prospectively only to transaction entered into after the standard become mandatory। तो ये प्रोस्पेक्टिवली होगा, कोई भी पुरानी डेट से हम चेंजेस नहीं करेंगे। स्पेयर पार्ट्स के लिए बता रखा है कि जिस दिन से स्टैंडर्ड मैंडेटरी हुआ उस दिन से स्पेयर पार्ट्स, जिसको हम इन्वेंट्री मानते थे AS2 के हिसाब से, लेकिन अब इस AS के हिसाब से उसे असेट का पार्ट मानना है तो आप उसे कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, आज की डेट में जितनी चीजें ऐसी हैं उसे आप कैपिटलाइज कर देंगे और उसको डेप्रिसिएशन बचे हुए टाइम पीरियड में लगाएंगे। ये भी प्रोस्पेक्टिवली होगा, पुरानी डेट से कुछ नहीं होगा। रिवैल्यूएशंस, द रिक्वायरमेंट ऑफ AS10 रिगार्डिंग द रिवैल्यूएशन मॉडल, प्रोस्पेक्टिवली लगाएंगे, ये भी रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगाएंगे। मतलब ट्रांजिशन प्रोविजन में ये बोला गया जब से ये AS आया है उसके बाद ही आप सारी चेंजेस करें, उससे पहले की रेट्रोस्पेक्टिव ना करें। अनटिल अनलेस एक केस में बताया कुछ मिस्टेक कर रखी है आपने। इन केस ऑन द डेट of this standard become mandatory
An enterprise does not adopt the revaluation model as its accounting policy, but the carrying amount of item of PPE reflect any previous revaluation. It should adjust the amount outstanding in the revaluation reserve against the carrying amount. ये कह रखा, मान लिया कोई पहले रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करता था, बट ये जिस दिन स्टैंडर्ड आया उस दिन आपके पास ऑप्शन है या तो कॉस्ट या रिवैल्यूएशन, आपने कहा रिवैल्यूएशन छोड़ के कॉस्ट पे आ रहे, तो जो रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह उन सबको एडजस्ट करो, वो खत्म करके कॉस्ट वगैरह में डालो या पीएनएल में डालना, जो भी करना है. द कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट आइटम शुड नेवर बी लेस देन रेजिडुअल वैल्यू. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो डब्ल्यूडीवी है वो रेजिडुअल वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए. ठीक है. और अगर कोई भी अमाउंट ज्यादा है रिवैल्यूएशन रिजर्व से, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व रिप्रेजेंट कर रहा प्रॉफिट ही है, तो उसे रिवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा. तो ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर, और काफी बड़ा था क्योंकि ये एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कंपेयर टू अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि एक्चुअल में इंड एएस पर बेस्ड है. आप जब फाइनल में आएंगे और इंड एएस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे जो आईएफआरएस पर बेस्ड है, तो लगभग हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही इतना बड़ा हो. यहाँ पर सभी बड़े हैं क्योंकि वो सब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट उनमें और भी ज्यादा है और काफी बड़े बड़े हैं, तो वो तो फाइनल में आकर खैर आपको पता चलेगा. तो यहाँ पर इंड एएस 10 इम्पोर्टेंट काफी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये मानकर चलिए इसमें एग्जाम में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा क्योंकि इतना बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई क्वेश्चन इस पे आए ही नहीं.